आप कहाँ से आए थे सर? मैं खंदा बटवोरा नाम है उस जगह का, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। तो 89 में हम यहाँ आए हुए हैं और तब से यहीं पे सेटल्ड है। आए तो थे कि ये सोचा था कि 6 महीने के लिए आए हैं। जब स्टार्ट हुआ टेररिज्म, जब निकले थे तो हमने सोचा था 6 महीने 1 साल में वापस चले जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा लगा नहीं कि वापस जाने के लिए, तो तब से हम यहीं पे हैं और यहीं पे अपनी पढ़ाई एजुकेशन सारा यहीं से करके अब यहीं पे जॉब वॉब सब यहीं पे है। अच्छा, ये सरकार खास करके पिछले 10 सालों में अगर हम मोदी सरकार की बात करें और उसके पहले की 10 साल मनमोहन सरकार की बात करें, 370 को परे रख देते हैं। क्योंकि ये बात तो सही है कि मैं कश्मीर के बहुत इलाकों में गया, मैं आम लोगों से पूछता था कि धारा 370 से क्या फ़ायदा है, तो कोई फ़ायदा नहीं बता पाया। और मैं कहता था 370 हट गया तो तुम्हारा क्या नुकसान है, तो कोई नुकसान नहीं बता पाया। हाँ, कुछ लोग पॉलिटिकली जो अवेयर थे वो कहते थे कि महबूबा मुफ्ती का ख़ानदान का और अब्दुल्ला ख़ानदान का नुकसान है, फ़ायदा उन्हें था, नुकसान भी उन्हें है। लेकिन अगर चुनाव परिणाम देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो घाटी की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और अगर विधानसभा चुनाव जितना वोट उनको मिला है, असेंबली वाइज अगर हम उसको बदल के देखें तो वो 36 विधानसभा सीटों पर आगे है और 90 की थी पहले के मुकाबले। अब कितनी सीट होती है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन 90 विधानसभा सीटों में तो वो 36 के आसपास पा रहे हैं। इसका मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का घाटी में इस चुनाव में घाटी में सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से पकड़ वाली पार्टी उसको माना जाएगा। तो मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं इस बात। बेसिकली क्या हुआ है, वोट का परसेंटेज है वो ज़्यादातर मतलब हिंदू एंड मुस्लिम्स में वो बढ़ चुका है। अब मेजॉरिटी जो है मुस्लिम्स के हैं, तो जब वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट उठता है तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देते हैं। अगर वहाँ से हिंदू उठेगा तो हिंदू को वोट नहीं मिलेगा। तो मेन यही है मुद्दा कि अगर वहाँ पे इतने सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती है बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोट्स एंड जो वहाँ पे मेजॉरिटी उनकी है। सीधी सी बात है, जम्मू में हिंदू है तो दोनों बीजेपी जीती और घाटी में 3 सीटें हैं तो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती जब इंजीनियर राशिद जीत गई। हमारे लिए बाकी वहाँ पे कुछ नहीं है जो फैक्ट है। बाकी गवर्नमेंट कहती है कि आप चले जाइए वहाँ, लेकिन अगर हम जाते भी हैं तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? न जॉब्स है, न सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है, न घर है। हमारे पास जो घर थे, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब हम वहाँ से निकले थे तो हमने सोचा था 6 महीने 1 साल में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत इधर उधर करके हम रह रहे थे, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं वापस नहीं जाना तो आहिस्ता आहिस्ता हमने वहाँ बेचना शुरू कर दिया अपना। क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था, जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जगह बेच के हमने फिर उस पैसे से यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। बट अब लग रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। अब मेरे दिमाग में कभी कभी ख्याल आता है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जो लोग 89 में 12 साल से ऊपर 13 साल से ऊपर रहे होंगे उनको तो अपने याददाश्त में अपना खेत खलियान बाग घर सब होगा, लेकिन जो उससे छोटे रह गए उनको तो कुछ याद नहीं, वो जहाँ विस्थापित होकर रह रहे। अब 12 साल और ये 34 साल 46 साल, अगर 15-20 वर्षों में कोई इस तरह का फैसला या व्यवस्था ठीक नहीं बनी तो फिर वो तो वहाँ से रूट से फिर वो कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ पाएगा। बिल्कुल मेन यही है। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम इस जगह पे रहते थे, हमारा यहाँ घर था, तो उनको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है क्योंकि वो कभी गए नहीं उस चीज़ को, उनको फील नहीं पता। जैसे हम बोलते हैं कि कश्मीर जैसा जगह कोई नहीं है, वो तो अब यहीं पले हैं, उनकी यहीं सारी एजुकेशन हुई है यहाँ की। वो अपने कश्मीर जाएंगे भी तो टूरिस्ट की तरह जाएंगे, वो जैसे मैं जाता हूँ। बिल्कुल, वो 2-3 दिन के लिए जाएंगे, तीसरे दिन बोलेंगे अरे बाबा कहाँ ले आए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अभी एज ए टूरिस्ट हम वहाँ चले जाते हैं तो टूरिस्ट के माध्यम से आपको वो हमेशा आपको वो वेलकम करेंगे अगर आप एज टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे रहने जाते हैं तो आपको वहाँ रहने नहीं देंगे। तो समस्या क्या बोलिए। अब आप नाम बताइए सर, कहाँ आप? अम्पारनाथ मेरा नाम है। अनंतनाग के गाँव में रहता हूँ मैं। गाँव की बात कहता हूँ क्या है हमारे साथ क्या हुआ। अनंतनाग में गांव में गया था। आप ही का गांव तो नहीं था वो जो सबसे 10,000 आबादी वाला एक गांव था, वहाँ कश्मीरी पंडित बहुत रहते थे, मैं गया था। वहाँ तो 700 वो मुसलमान रहते थे, हम खाली 15 घर थे। हाँ, तो आप तभी 90 के ही आए हैं? 90 से। आपका क्या मानना है 370 खत्म होने के 5 साल के बाद? 370 के बाद मैं उससे पहले भी कहता हूँ हमारे साथ क्या हुआ। 370 का पहला क्या हुआ, हमारी जो ज़मीन थी उसके 2 टुकड़े हुए, उसके 4 टुकड़े भी हुए,
2/3 मिला और 1/3 मिला हमको। अच्छा, ये 370 का था, सबसे खतरनाक हमारे लिए था। ज़मीन हमारी ख़त्म हो गई। हमारे पास क्या रहा, जो कि हमारे काश्तकार थे, जो बनाते थे, उनको मिली वो ज़मीन 50%, बाकी 50% हमारे पास है। ये सबसे ना। दूसरी बात है, जब यहाँ से गए चले तो उन्होंने हमारी ज़मीन को भी कब्ज़ा किया। हमारी गाँवों को, ये का नाम खिरम है, खिरम। वहाँ से जो सारे हमारे मकान थे उनको जला दिया 92 में, है कि नहीं। सबसे ख़तरनाक जो इसका कानून है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला ले ले इनके ख़िलाफ़ तो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था। तो अब तो हो गया ना। हाँ, अब तो अलग बात है, लेकिन हमें क्या फ़ायदा उसके मिला? कौन सा फ़ायदा मिला? कौन सा? उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीन जो से अपने उनको वापस से करेंगे। फिर ऐसा हो कि 7 आदमी को एक ही दिन को मारा दिया वहाँ, तो वो खामोश हो गया था। तो ये 5 साल मेरा, देखिए मैं तो आया आप लोगों से ये बात करने कि 5 साल हो गए। 2019 5 अगस्त को 370 के ख़त्म हुए। 5 साल बाद आप लोग की उम्मीदें कहाँ तक पहुँची? कश्मीर के को बदलते हुए आप क्या देख रहे हैं यहाँ से? कश्मीर की उनको फ़ायदा मिलता है, हमें नहीं कुछ फ़ायदा मिलता है। क्या 18 और 15 करोड़ 33 करोड़ रुपए वहाँ खर्च हुए